रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंसेप्ट का यूज करते हैं हम लोग डेटा को लॉजिकली स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और उस डीबीएमएस का अपना एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। और एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, उसमें हम लोग माई एसक्यूएल का यूज कर रहे हैं। बहुत सारे प्री डिफाइंड कमांड का हम लोग यूज करेंगे इसमें, जैसे एक ये कमांड देखो शो डेटाबेसेस, तो ये दिखाएगा कितने तरह का डेटाबेस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये पहले से बना हुआ है। अपना डेटाबेस खुद का बनाना है तो लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पर कोई डेटाबेस का नाम दे दो, स्टूडेंट डिटेल्स सेमीकोलन, ये बन गया। ठीक है, अब जब हम लोग करेंगे शो डेटाबेसेस तो हमारे डेटाबेस का जो भी क्रिएट किया गया है वो डिस्प्ले करेगा। देखो स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब इस स्टूडेंट डिटेल डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना है। और आरडीबीएमएस में डेटा स्टोर होता है टेबल के फॉर्म में, टेबल को बोलते हैं हम लोग रिलेशन। उस डेटाबेस में स्टोर करने के लिए सबसे पहले उस डेटाबेस को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए यूज डेटाबेस कमांड का यूज करते हैं। यूज कीवर्ड लिखना है और स्टूडेंट डिटेल्स, ये हो गया। डेटाबेस में हम आ गए। अब इस डेटाबेस के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल। बाकी डेटा को स्टोर करने के लिए भी बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्ट्रक्चर, है ना, स्टैक, क्यू, तो वो सब अपने अपने फॉर्मेट में स्टोर करता है। ये आरडीबीएमएस जो है टेबल के फॉर्म में स्टोर करेगा और सेंट्रलाइज्ड स्टोर करेगा। इंटरनली वो जो भी डाटा यहाँ हम स्टोर कर रहे हैं इंटरनली वो डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ही सेव होगा, लेकिन वो काम डीबीएमएस खुद ही कर लेता है। हम लोग यहाँ पर जो डिजाइन करते हैं वो टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। इससे ये नहीं समझना कि डेटा हमेशा टेबल के रूप में ही किसी उस पर दिखाई देगा। डेटा को सेंट्रलाइज्ड स्टोर करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। धीरे धीरे हम लोग आगे के लेक्चर में सारा कंसेप्ट और अच्छे से समझ जाएंगे। अब डेटाबेस को यूज कर लिए, हम लोग ओपन कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके अंदर कोई टेबल बना हुआ है। अभी तक तो बनाया नहीं है हम लोगों ने। कमांड चला के देख लेते हैं। शो टेबल्स तो अभी तक नहीं बना है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे क्रिएट टेबल। तो टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट डाटा। टेबल का नाम दे दिया। और फिर टेबल का नाम देने से नहीं बनेगा, टेबल के अंदर कॉलम होता है, रो होता है, हर एक कॉलम का हेडिंग होता है, तो उस हेडिंग को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला कॉलम हेडिंग हम लोग मान लो डाल रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो कॉलम हेडिंग का नाम हो गया ये। अब इसका डेटा टाइप भी बताना होगा और डेटा टाइप का साइज दे दिए 11। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट यूज करेंगे नॉट नल। इससे ये होगा कि इस कॉलम के अंदर हम एंट्री हमको करना ही है, उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और एक और कॉन्स्टेंट लगा दिए प्राइमरी की। ये सब कॉन्स्टेंट हम लोग धीरे धीरे सारे लेक्चर में आगे देखते चले जाएंगे। ये बस इंट्रोडक्शन है। ये समझना है कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलम हेडिंग बन जाएगा एक। उसके बाद एक दूसरा कॉलम हेडिंग बना लेते हैं स्टूडेंट नेम। इसका डेटा टाइप दे देते हैं varchar 40। इसको भी कर देते हैं नॉट नल। ठीक है, तीसरा एक कॉलम हेडिंग बना लेते हैं स्टूडेंट ब्रांच। इसका डेटा टाइप बता देते हैं varchar, साइज दे देते हैं 6। ये भी कर देते हैं नॉट नल। ब्रैकेट बंद करो, सेमीकोलन, क्वेरी ओके हो गया। अब जब इस डेटाबेस के अंदर टेबल बन गया, अब जब हम लोग करेंगे शो टेबल्स तो वो दिखाएगा स्टूडेंट डेटा। स्टूडेंट डेटा टेबल का नाम है। इस टेबल का क्या स्ट्रक्चर है इसको दिखाने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करेंगे डिस्क्राइब टेबल, DESC। ठीक है, डिस्क्राइब टेबल का यूज करेंगे तो वो टेबल का जो फॉर्मेट है वो डिस्प्ले करेगा। डिस्क्राइब स्टूडेंट डेटा, तो देखो ये दिखा रहा है।
कॉलम को फील्ड बोल रहे हैं, यहाँ पर 3 फील्ड बनाया हम लोगों ने, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच। उसका टाइप है ये, नल हमने अलाउ किया है नहीं, इसमें से एक को की बनाया गया है, डिफॉल्ट वैल्यू भी नल लेके चल। अब इस टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना है, तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग एक कमांड का यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट डेटा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा और उसके बाद वैल्यूज और पैरेंथेसिस के अंदर जिस ऑर्डर में कॉलम बना है उसी ऑर्डर में वैल्यू दे दो। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर 193031211007 ये हो गया। स्टूडेंट नेम ये हो गया, स्टूडेंट नेम, कोर्स, कंप्यूटर ये डाल दिए, यहाँ सेमीकोलन, क्वेरी ओके हो गया। ये डेटा स्टोर हो गया। अब ये देखना है कि डेटा स्टोर हुआ या नहीं, उसके लिए सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट सारे डेटा को देखने के लिए स्टार, उसके बाद फ्रॉम और टेबल का नाम स्टूडेंट डेटा। अब देखो ये दिखा रहा है टेबल के फॉर्म में डेटा आ गया है। इसी तरीके से हम इस कमांड का यूज करके बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा डेटा स्टोर कर लो, एरो की का यूज करोगे तो यहाँ ये आ जाएगा। यहाँ पर मान लो चेंज कर दो, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ऐसा कर दो 5, है ना, यहाँ पे लिख दो यूज, ठीक है। प्राइमरी की है ये रजिस्ट्रेशन नंबर। प्राइमरी की का मतलब होता है कि एक ही जैसा डुप्लीकेट दो वैल्यू नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है इस चीज के लिए। इंटर कर दो, ये भी क्वेरी ओके हो गया। अब जब करोगे सेलेक्ट, दो डेटा आएगा, ठीक है ना। तीसरा वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर दो, 9 दे दो। नाम चाहे तो वही रख सकते हैं क्योंकि नाम प्राइमरी की नहीं है, जो प्राइमरी की नहीं है वहां वैल्यू हम सेम रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट स्टार करो, 3 वैल्यू आ गया टेबल के अंदर। तो डेटाबेस में एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करके डेटा को हम इस तरीके से लॉजिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। लॉजिकली कहने का मतलब, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चौथा एक वैल्यू स्टोर करते हैं, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 10 कर दो और नाम यही रहने दो और सब्जेक्ट मान लो चेंज कर देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कर दिए यहाँ पर आर्ट्स, ठीक है। ये करो, क्वेरी ओके हो गया, करो, 4 वैल्यू आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट डेटा वेयर स्टूडेंट ब्रांच इक्वल्स टू आर्ट्स, ठीक है। यानी कि ऐसे बच्चों का डिटेल सामने आएगा जिसका ब्रांच आर्ट्स है। अब देखो सिर्फ हमने स्टूडेंट नेम मांगा, ऐसे बच्चे का नाम बताओ टेबल से जिसका ब्रांच आर्ट्स है। पीयूष वो लड़का है जिसका ब्रांच आर्ट्स कोर्स पर है। ये सब इनबिल्ट इस तरीके के बहुत सारे कमांड्स एसक्यूएल में हैं। डेटा को एक बार स्टोर कर लेने के बाद हम उस डेटा के ऊपर कई तरह का क्वेरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और ये डेटाबेस बन रहा है MySQL में। जितना भी डेटाबेस का एग्जांपल हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में, चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का डेटाबेस हो, यूट्यूब का हो, कहीं का भी देख लो जहां डेटा और स्टोर किया गया है, वहां हम डेटा स्टोर करने के लिए इसी चीज का यूज करते हैं। और क्योंकि जो यूजर उस डेटा को यूज करने वाला है वो कमांड का यूज नहीं करेगा, वो तो सेलेक्ट का यूज करेगा, बटन का यूज करेगा, कहीं पे क्लिक करेगा, जैसे हम लोग रिजर्वेशन करते हैं तो क्लिक करते हैं। उसके लिए वो जो उसको बोलते हैं फ्रंट एंड, वो जो फ्रंट एंड का डेवलपमेंट है वो हम लोग जावा किसी या जावास्क्रिप्ट किसी ऐसे लैंग्वेज में कर सकते हैं। और ये जो डेटाबेस है ये है बैक एंड, बैक साइड में ये वर्क कर रहा है। ऊपर में हम क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड में डेटाबेस एग्जीक्यूट होता है।
तो वो जो सेलेक्ट करने के लिए और ये करने के लिए मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए बटन क्लिक करने का जो कोड होगा वो जावा जैसे लैंग्वेज में हम लोग कर सकते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए MySQL जैसे डेटाबेस के लैंग्वेज का यूज करें। अगर जावा में हम कर रहे हैं फ्रंट एंड का डेवलपमेंट और बैक एंड बना रहे हैं MySQL में, तो फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए JDBC कनेक्टर का यूज करेंगे। सारे कंसेप्ट को हम लोग धीरे धीरे पूरे लेक्चर में समझेंगे। तो हमेशा यह ध्यान रखना कि जब भी डेटाबेस से इंटरेक्शन हो रहा है, ये समझना कि वो इसी तरीके के फॉर्मेट में डेवलप हुआ होगा। और फ्रंट पे हम लोग बटन या मेन्यू का यूज कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। उन दोनों के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। जैसे जावा MySQL कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा JDBC। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कंबाइन करके हम लोग डेटाबेस इनरिच्ड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। सारे कंसेप्ट को अभी यहाँ से एग्जिट करेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है।